हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नई कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी जो कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है। तो हम उसमें बात करते हैं जो 11वीं सदी थी, उस 11वीं सदी तक टेक्नोलॉजी जो थी उसमें काफ़ी सारे बदलाव आने शुरू हुए। लकड़ी का जो हल था उसके स्थान पर लोहे के जो भारी नुकीले जो हल होते हैं उनका प्रयोग होने लगा था। ऐसे हल बहुत ज़्यादा गहरा खोद सकते थे। पशु जो होते थे उनके गले में पहले जो है ना रस्सी लगाई जाती थी और उससे वो हलों को खींचा करते थे। परंतु अब क्या होने लगा, अब थोड़ा चेंज हुआ। गले के स्थान पर कंधे का प्रयोग होने लगा और कंधे से बैल जो है वो हल तेजी से खींचने लगे। कृषि के लिए जो वायु शक्ति और जो जल शक्ति होती है उसका उपयोग भी किया जाने लगा था। घोड़े के जो खुर हुआ करते थे उन पर जो है अब लोहे की नाल जो होती है वो लगाई जाने लगी, जिससे घोड़े के जो खुर थे वो ज़्यादा घिसा नहीं करते थे। यूरोप में अनाज पीसने के लिए और अंगूर का रस जो निकाला जाता है उसे निकालने के लिए, उसे निचोड़ने के लिए जल शक्ति का और वायु शक्ति का भी प्रयोग किया जाने लगा था। भूमि का जो उपयोग था उसके तरीके भी बदलने लगे, उसमें काफ़ी सारे बदलाव आए। इतने सारे बदलावों से तरीके बदले। अब पहले क्या होता था, 2 खेत हुआ करते थे। मैंने बताया था आपको, 2 खेत हुआ करते थे और जो 2 टुकड़े कर लेते थे वो 2 हिस्से, एक में वो बोते थे और एक में वो कुछ नहीं बोया करते थे। अब क्या किया उन्होंने, इसमें बदलाव कर दिया। अब खेत के उन्होंने 3 हिस्से कर लिए। 2 हिस्सों में वो बोया करते थे, एक हिस्से को खाली छोड़ दिया करते थे, परती छोड़ दिया करते थे। अब वो करते क्या थे, पहले खेत में वो करते थे शरद ऋतु में गेहूं और राई उगाया करते थे, जबकि दूसरे खेत के अंदर वो क्या करते थे, बसंत के समय में मटर, सेम, मसूर, जौ, बाजरा इन सब की खेती किया करते थे। और तीसरा जो मैंने खेत बताया वो क्या करते थे, वो परती छोड़ दिया करते थे या कभी कभी जरूरत के अनुसार उसमें भी खेती कर लिया करते थे। तो इससे क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि होना शुरू हो गया। तो जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो अगला पॉइंट क्या आया कि भोजन में जो उपलब्धता थी वो बढ़ती चली गई, दुगनी होती चली गई। कृषक जो थे उनको बेहतर अवसर मिलने लगे। कई सारे पॉइंट हो रहे हैं, बेहतर अवसर मिलने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ जो है ना जो प्रौद्योगिकी थी, जो टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा धन की जरूरत हुआ करती थी। अब जैसे पवन चक्की लगानी है तो हर व्यक्ति थोड़ी लगा सकता है। क्या किसान लगा लेगा? छोटा किसान उस समय का नहीं लगा सकता। तो क्या होगा, ज़्यादा पैसे की जरूरत महसूस होगी। तो क्या हुआ, किसानों के पास पवन चक्की और पंचक्की लगाने के लिए बिल्कुल भी उनके पास उतना पर्याप्त धन मौजूद नहीं था। तो इसलिए इन मामलों में क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट, इन मामलों में ये बात हुई कि जो लॉर्ड था उसने सबसे पहले इस पहल को शुरू किया और उसने जो है इन पवन चक्कियों को, इन पंचक्कियों को लगाना शुरू कर दिया। किसानों ने क्या किया, किसानों ने जो खेती योग्य भूमि हुआ करती थी उस भूमि का विस्तार करना शुरू कर दिया। जो जगह थे उन्हें साफ करना शुरू किया, वनों को साफ किया, जमीन अपनी बढ़ाने लगे। गांव में जो लोहार था उसकी दुकान भी स्थापित होना शुरू हो गई। 11वीं सदी में सामंतवाद का जो सिस्टम था वो भी धीरे धीरे क्या होने लगा, कमजोर पड़ने लगा। और आर्थिक जो क्षेत्र था, लेन देन का जो क्षेत्र था, उसमें एक नई सिस्टम आया, एक नई प्रणाली आई जिसे हम मुद्रा प्रणाली कहते हैं, जिसमें पैसे का प्रचलन बढ़ जाता है। तो उसमें मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया, मनी अब इंट्रोड्यूस हो गई। इस समय लॉर्ड अब क्या करने लगा, लॉर्ड अब नगदी लेने लगा, किसानों से पैसे लेता था। अब सामान नहीं लेता था, अनाज नहीं लेता था, क्या लेता था, अब लेने लगा क्या, वो पैसे लेने लगा, मनी लेने लगा। तो 11वीं सदी में ये सारे कार्य शुरू हुए। लॉर्ड नकदी मांगने लगा, सभी से लेने लगा। और कृषक जो था ना, जब वो अपनी फसल देता था व्यापारियों को तो वो भी उसे मुद्रा के रूप में देने लगा। वही पैसे, ये सामान लो और पैसे दो। इस तरीके से उसने
कार्य शुरू कर दिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है चौथा वर्ग, नए नगर और नगरवासियों के बारे में। तो कृषि में जैसे जैसे विकास हुआ, इसके कारण बहुत सारे जो संबंधित क्षेत्र थे उनमें जो है ना विस्तार होना शुरू हुआ, उनमें वृद्धि होना शुरू हुई। अब कृषि क्षेत्र से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसे पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है जनसंख्या, दूसरी चीज़ है व्यापार, तीसरा है नगरों का विस्तार। इन तीन क्षेत्रों में बहुत विकास हुए। उस समय की बात करते हैं, 11वीं सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। तो किस किस का विस्तार हुआ? जनसंख्या का, नगरों का विस्तार हुआ और व्यापार का विस्तार हुआ। तो तीन चीज़ों का विस्तार होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। यूरोप की जो जनसंख्या थी ना, वो लगभग सन 1000 के अंदर वो 420 लाख थी। 1000 सन में 1000 जब चल रहा था तब वहां की जनसंख्या कितनी थी? 420 लाख लोग रहा करते थे यूरोप के अंदर। जैसे ही सन 1300 आया, 1200, तो 1200 में यही जनसंख्या जो है ना लगभग 620 लाख हो गई। 1300 तक आते आते यही जनसंख्या 730 लाख के आसपास हो गई। तो ये जनसंख्या का असर पड़ना शुरू हुआ। ये था यूरोप की जनसंख्या का असर। यानी पहले 1000 में 420 लाख लोग और 200 साल बाद लगभग 200 लाख लोग बढ़ गए। 100 साल बाद 110 लाख लोग बढ़ गए। तो जनसंख्या तेजी से विस्तार होने लगा। क्यों? क्योंकि बेहतर खाना मिलने लगा, बेहतर आहार मिलने लगा। तो बेहतर आहार से क्या हुआ? जीवन की जो अवधि होती है वो बढ़ने लगी। हम 60 साल जीते तो अब कितना साल जिएंगे? 70 साल। आप अच्छा खाओ पियो। स्पोर्ट्समैन, हीरोइंस, जीवन की अवधि देखो, ग्लो चमकता है। मेरे जैसे को देखो, 45 साल का हो गया, मूंछें सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए। परंतु अगर 50 साल के हीरो या हीरोइन को देख लोगे तो उनके बाल नहीं सफ़ेद होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आहार बेहतर है उनका। दिन भर काम करने के बाद आहार अच्छा लेते हैं, व्यायाम करते हैं, उन समय बनाते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। तो ये अवधि बढ़ जाती है। 13वीं सदी तक आते आते एक आम जो यूरोपीय आदमी था, वो आदमी 8वीं सदी के मुकाबले, यानी कि जब 8th सेंचुरी में जो आदमी जीता था उसके हिसाब से 13th सेंचुरी में जो आदमी था, वो उसकी जो अवधि थी जीवन जीने की अवधि, वो 10 साल बढ़ गई। यानी अगर 8वीं सदी में 60 साल कोई व्यक्ति जीता था तो 13वीं सदी तक आते आते वो व्यक्ति 70 साल की उम्र तक जीने लगा। पुरुष जो हुआ करते थे वो स्त्री के मुकाबले ज़्यादा जीते थे। क्यों जीते थे मालूम है ना? तो पुरुष जो होता है ना, वो भोजन का जो आहार होता है उसका वो ज़्यादा लेता है मात्रा में स्त्री से, और इस वजह से अच्छा खाता है वो। नेक्स्ट पॉइंट, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो नगर नष्ट हो गए थे उनमें कृषि क्षेत्र में उन्नति हुई, और उस उन्नति के कारण वो दोबारा फिर धीरे धीरे क्या होने लगे? बसने लगे और बड़े होने लगे। तो जिन किसानों के पास ज़्यादा खाद्यान्न था उन्हें एक ऐसे स्थान की जरूरत महसूस हुई जहां पर वो अपना सामान बेच सकें, अपना खाद्यान्न बेच सकें। गेहूं, जौ, बाजरा जो भी कुछ हो रहा है उसे क्या कर सकें? वहां पर जाकर बेच सकें, क्योंकि ज़्यादा है, खराब हो जाएगा। तो क्या करेंगे? बेचना ही तो है हमें, तो ऐसी जगह पर बेच सकें। अब हुआ ये कि इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि छोटे छोटे जो विपणन केंद्र होते हैं उन विपणन केंद्रों की स्थापना होना शुरू हो गया। तो ये विपणन केंद्र, इट मीन्स मंडी जानते हैं ना, सब्जी मंडी, खाद्यान्न मंडी, जहाँ पर जाकर हम सामान ले लेते हैं, खाद्यान्न खरीद लेते हैं मंडियों में जाकर, उसी मंडी को हम विपणन केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर इन जगहों की स्थापना महसूस हुई और ये जगह बनाई जाने लगी।
धीरे धीरे नगर जो थे उनके लक्षण भी विकसित होने लगे, नगर भी बनने लगे धीरे धीरे। एक नगर चौक बन गया। नगर चौक के अंदर चर्च हुआ करती थी, सड़कें होती थी, व्यापारी अपने घर बनाया करते थे, दुकान बनने लगी, तो एक नगर चौक बन गया, सिटी बनने लगी ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे विकास और आगे बढ़ता चला गया। और क्या हुआ, नगरों में जो लोग थे ना वो सेवा के स्थान पर, नगरों में जो लोग रहा करते थे वो जो सेवाएं मिलती थी उसके स्थान पर वो क्या करने लगे, टैक्स देने लगे। अब टैक्स किसे देने लगे, किसे देंगे, लॉर्ड को। क्यों, क्योंकि वो जो शहर था वो शहर कहाँ पे स्थापित हुआ था, लॉर्ड की जमीन पर स्थापित हुआ था। वो जगह लॉर्ड की थी और लॉर्ड की जगह पर वो शहर स्थापित हुआ, इसलिए सेवा के बदले वो क्या देने लगा, टैक्स देने लगा। तो ये उसने कार्य शुरू किया, ये कार्य होने लगा क्योंकि नगर इसी तरीके से बसने शुरू हुए। नगरों में जो कृषक होते थे, जो किसान होते थे, फार्मर होते थे, उन फार्मर्स के जो परिवार के लोग होते थे उनको लॉर्ड के नियंत्रण से अब धीरे धीरे मुक्ति मिलने लग गई। शहर बने तो मुक्ति मिल गई। अब कैसे मिली मुक्ति, ये अभी बताता हूँ आपको। जो स्वतंत्र होने की जो इच्छा रखने वाले बहुत सारे किसान या कृषिदास हुआ करते थे, अनेक जो कृषक होते थे वो भाग भाग कर इन गांवों से निकलते थे इधर उधर से, और भाग कर कहाँ आ जाते थे, इन्हीं नगरों में आके छिप जाया करते थे, क्योंकि नगर बहुत बड़े हुआ करते थे, गाँव छोटे होते थे, उनमें आसानी से पकड़ हो जाया करती थी। पर इन शहरों में सभी लोगों को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। तो इस तरीके से जिनकी इच्छाएं होती थी कि हम स्वतंत्र हो जाएं, वो व्यक्ति स्वतंत्र होने के लिए कहाँ आ जाया करते थे, इन्हीं नगरों में आ जाते थे और अपने आप को यहाँ पर स्थापित कर लिया करते थे। अधिकतर जो व्यक्ति होते थे या तो कृषक होते थे या भगोड़े कृषिदास हुआ करते थे। ज़्यादातर यही दो व्यक्ति हुआ करते थे। ये कार्य की दृष्टि से अकुशल होते थे, भाई काम नहीं जानते थे ना कोई खास, अकुशल, सिर्फ किसानी का काम जानते थे, बाकी तो और कुछ नहीं। यहाँ दुकानदार और व्यापारी बहुत मात्रा में थे लोग। बाद में कुछ विशिष्ट कौशल वाले व्यक्ति यहाँ पर धीरे धीरे बसने शुरू हुए। विशिष्ट कौशल वाले यानी कुछ खास काम जानने वाले लोग जो उस काम के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे साहूकार, वकील, इन सभी लोगों की आवश्यकताएं महसूस हुई यहाँ पर। और जब आवश्यकताएं महसूस हुई तो ये भी लोग यहाँ पर धीरे धीरे बसने लगे। जो बड़े बड़े नगर थी उनकी जो जनसंख्याएं थी वो लगभग 30,000 के समथिंग थी। 30,000 जनसंख्या, बड़े नगरों की जनसंख्या है ये, इतने हुआ करती थी। अब उन्होंने क्या किया, समाज का एक चौथा और वर्ग बना दिया, 4 वर्ग हो गए। अब तो चौथा वर्ग दास वर्ग, नीचे का जो वर्ग होता है या जो कार्य करने वाला वर्ग, प्रत्येक। अब हुआ ये कि जो आर्थिक संस्थाएं थी उन आर्थिक संस्थाओं का जो आधार था वो श्रेणी बन गया। श्रेणी, गिल्ड जिसको हम कहते हैं, गिल्ड बनने लगे। प्रत्येक शिल्प, जितने भी काम हुआ करते थे, शिल्प हुआ करते थे या जो उद्योग धंधे थे वो एक श्रेणी के रूप में संबंधित थे। भाई उद्योग धंधे इस श्रेणी का है तो ये श्रेणी इसकी अलग बन गई, इसकी अलग श्रेणी बन गई, इसकी अलग श्रेणी बन गई, सबकी अलग अलग श्रेणी हुआ करती थी। तो गिल्ड क्या था, गिल्ड एक ऐसी संस्था हुआ करती थी जो उत्पाद, जो भी आप बना रहे हैं सामान, जो भी आप ला रहे हैं सामान, उस उत्पाद की जो गुणवत्ता हुआ करती थी, उस गुणवत्ता को, उसके मूल्य को, उसकी जो बिक्री कर हुआ करता था उस पर सब पर नियंत्रण रखा करती थी, उसे हम कहते थे गिल्ड। ये एक ऐसी संस्था थी। और क्या होता था, इस शहर में पहरेदार जो होते थे वो सुरक्षा किया करते थे। संगीतकार जो होते थे वो जब भी यहाँ के प्रतिभोज होते थे या जुलूस होते थे, उन जुलूसों में अपनी जो है कला का प्रदर्शन किया करते थे। संगीतकार आते थे वो यहाँ प्रदर्शन करते थे। और क्या होता था, जो सराय वाले व्यक्ति थे, जहाँ पर लोग ठहरा करते थे, जिन स्थानों पर आज के समय में उन्हें मोटल या होटल्स बोलते हैं हम लोग, है ना, या और भी कुछ एक दो नाम देते हैं, तो ऐसे जगह हैं, उन क्षेत्रों में यात्रियों की जो देखभाल थी वो सराय वाले लोग किया करते थे। 11वीं सदी तक आते आते पश्चिम एशिया से इन्होंने व्यापार के जो संबंध थे वो बढ़ाने शुरू कर दिए। स्कैंडिनेविया एक जगह है जहाँ के व्यापारी जो थे वो वस्त्र के बदले
फर और शिकारी बाज लेने के लिए आया करते थे। फर समझते हैं ना, खाल, जानवरों की खाल जिसमें रोएदार जो खाल होती है, जिसमें बाल होते हैं, वो हम फर कहते हैं उसे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कैथीड्रल नगर के बारे में। कैथीड्रल नगर, कैथीड्रल नगर, ये कैथीड्रल नगर क्या होते थे? अमीर जो व्यापारी हुआ करते थे वो चर्च के दान देने में अपना धन खर्च किया करते थे। चर्च को दान देते थे अमीर लोग, अपना पैसा देते थे, तो दान में दे दिया पैसा उन्होंने अपना। 12वीं सदी तक कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े बड़े जो चर्च थे उनका निर्माण किया गया, बड़े बड़े चर्चों का निर्माण किया गया, कैथीड्रल कहलाए, उनका निर्माण किया गया। कहाँ? फ्रांस में। तो फ्रांस में उनका निर्माण होने लगा। लोगों ने अपना धन जो था वो भी इस निर्माण कार्य के लिए देना शुरू कर दिया। कैथीड्रल नगर क्या होते थे? पत्थर के बने होते थे। लोगों ने अपना धन इन काम के लिए देना शुरू किया। बाद में क्या हुआ, ये जो स्थल थे ये तीर्थ स्थल बनते चले गए। इसके चारों तरफ धीरे धीरे छोटे छोटे नगर बसने शुरू हुए, लोग रहना शुरू हुए। ये कैथीड्रल नगर, लोगों ने यहाँ रहना शुरू कर दिया, घर बनाने लगे और लोग रहने लगे। जैसे हमारा मथुरा शहर है, तीर्थ स्थल है, यहाँ लोग पहले सिर्फ कृष्ण के मंदिर और ये सब हुआ करते थे, लोग धीरे धीरे आए। पहले यहाँ पर पुजारी आए होंगे, फिर उसके बाद मंदिरों में माला की जरूरत महसूस हुई और पूजा अर्चना के लिए प्रसाद की आवश्यकता महसूस हुई। तो ऐसे लोग रहने लगे जो इस कार्य को किया करते थे और धीरे धीरे ये शहर क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। सेम वही है कैथीड्रल नगर, यहाँ भी इसी तरीके से विकास हुआ, लोग इसके चारों तरफ आने लगे, रहने लगे, शहर विकसित होते चले गए। कैथीड्रल ऐसे बनाए गए थे कि जो पादरी था ना, उसकी जो आवाज़ है ना, वो वहाँ जितने भी जमा लोग हैं जो आ रही हैं वहाँ लोग, उनको आसानी से उनके पास उनकी आवाज़ पहुँच सके। इस तरीके से कैथीड्रल बनाए जाते थे। तो इनका तरीका था। भिक्षु यहाँ होते थे, एक जगह होती थी, एक स्थान होता था जहाँ भिक्षु गाना गाया करते थे और उनकी आवाज़ जो है वो सुनाई दिया करती थी उन जगहों पर। इसके अलावा क्या होता था, प्रार्थना के लिए वहाँ घंटियाँ भी लगाई गई थी, क्योंकि जब भी प्रार्थना होती थी तो घंटी बजाई जाती थी और घंटी बजाई जाती थी तो शहर के वासियों को यह पता पड़ जाता था कि भाई प्रार्थना का समय हो चुका है। तो इससे क्या होता था, लोग वहाँ इकट्ठा हो जाया करते थे। और कैथीड्रल जो होते थे उनमें बहुत ही सुंदर कांच की खिड़कियाँ लगाई जाती थी जो बहुत ही सुंदर देखने में लगती थी और उन चित्रों पर, उन कांच के ऊपर चित्रकारी भी हुआ करती थी, बहुत ही सुंदर प्रतीत होते थे। इसके अलावा जब सूर्यास्त हो जाया करता था तो सूर्यास्त के बाद मोमबत्तियाँ भी जलाई जाती थी, जिससे बाहर से अगर हम कैथीड्रल को देखते थे तो वो बहुत ही उसकी आकर्षक सुंदर प्रतीत होता था। तो आज मैंने आपको यहाँ जो 2 पॉइंट समझाए हैं, मैं समझता हूँ आपको बहुत आसानी से समझ में आए होंगे, बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप अपनी बुक का सहारा ले सकते हैं, एनसीईआरटी बुक्स का। साथ ही साथ आप दोबारा से 1 या 2 बार वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे।